हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश एकेडमी पर। आज सीटेट के प्रीवियस ईयर के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूं। ऐसा प्रीवियस ईयर जो बार बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। यहाँ पर वही क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया हूँ जो अब तक पेपर में आए हुए हैं। तो इस प्रकार से एंड तक अगर बने रहेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि किस प्रकार से सीडीपी पेडागोजी पूछी जाती है। तो इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट के पैटर्न को देखेंगे, उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो ये शिक्षण का है, शिक्षण का ये प्रश्न है। तो अगर एक आप शिक्षक हैं तो किस प्रकार से बच्चों के सामने आप पेश आते हैं, कैसे आप बिहेवियर करते हैं, इन्हीं सब बातों को शिक्षण में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें कि लेव वाइगोत्स्की, तो जहाँ पर वाइगोत्स्की की बात आती है तो ये समाज से संबंधित हैं। तो उसी प्रकार से इसमें दिया भी है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि लेव वाइगोत्स्की किससे संबंधित हैं, तो ये समाज संरचना सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। तो इसमें हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो अगर आप इसका आंसर देंगे तो कौन सा देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताएं। तो फर्स्ट का ए हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों एंड तक बने रहें, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देखेंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए शिक्षण के सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि जो ये शिक्षण का प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है निश्चित तौर पर ये जो प्रीवियस ईयर होते हैं उसी से संबंधित रहते हैं, उसी को बेस बना करके नए पेपर में आते हैं। आइए नेक्स्ट देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो शिक्षक को क्या चाहिए, ये ऑप्शन देखिए, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो अंकों के आधार पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका करेक्ट नहीं होगा। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। देखिए बच्चों के दृष्टिकोण को महत्व दिया जा रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। सी है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। नेक्स्ट है डी, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। कठोर नियम ये तो हो ही नहीं सकता, बच्चों को आप कठोर नियम लागू नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है गलत हो जाएगा। और ए है, शिक्षण और आकलन के समान मानक, ये गलत हो जाएगा। तो बच्चों के जहाँ पर उनके विचारों को महत्व दिया जाए, उनके दृष्टिकोण को महत्व दिया जाए, वो आपके पॉजिटिव होते हैं और हमेशा पॉजिटिव ही आपका करेक्ट आंसर होता है। तो सेकंड का सी इज राइट आंसर, तो सेकंड का सी आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। ये तो हो ही नहीं सकता। बी है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। सी है, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। डी है, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो जहाँ पर तुलनात्मक मूल्यांकन होगा ये सब आपके गलत हो जाएंगे। वर्ष के अंत में ही होगा तब भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड का आपका बी इज राइट आंसर, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। तो आकलन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो गलतियां हुई हैं उसका फीडबैक लेकर के उस पर काम किया जाए, उस पर सुधार किया जाए, ये आपकी सही हो जाएगा। ये आकलन जो है उद्देश्यपूर्ण होता है तभी जब विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीटेट का सभी प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पर कराया जाएगा और इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट के पेडागोजी आएंगे, शिक्षण आएंगे, सभी में रहता है। तो ये जो शिक्षण आप पढ़ रहे हैं एनसीएफ 2005, ये सभी सब्जेक्ट के लिए सेम रहता है। तो ए है सत्तावादी, बी है अधिनायकीय और सी है अनुमतिपरक, डी है सुविधादाता। तो टीचर जो है एक सुविधादाता होता है, सुविधा प्रदाता होता है 2005 एनसीएफ के अनुसार, इसलिए 4 का डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 5 है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। तो 5 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका सही है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो फिर से इसको देख लीजिए, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। इस प्रकार से 5 का ए इज राइट आंसर। आइए 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। सी है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। डी है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो इसका बताइएगा। अगर आपको इसका आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोक करके इसका आंसर जरूर दें। तो 6 का डी हो जाएगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, इसलिए 6 का डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती हैं। यह कथन है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है। नहीं, ये दुविधा नहीं, सुविधा उत्पन्न करता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। बी है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट भी देख लेंगे। सी है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। श्रेणीबद्ध दिखाने से कोई मतलब है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। नहीं, स्पर्धा की तरफ नहीं ले जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 7 का बी सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। जहाँ पर जैसा माहौल मिलता है बच्चे वैसा ही सीखते हैं। तो अगर अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे एक जगह रहेंगे तो कुछ उसका कौशल उसके अंदर और उसका कौशल उसके अंदर परिवर्तित होगा, जिससे एक अच्छे माहौल में ढलने का बच्चे प्रयास करते हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा। 7 का बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुनने में असमर्थ बच्चा श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ये कोई बात है नहीं, ये गलत हो जाएगा। बी है केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। 8 का बी भी गलत हो जाएगा। सी है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर वो सुनने में असमर्थ है तो तमाम ऐसे टूल्स आए हैं जो जिसके माध्यम से वो अपना कार्य कर सकता है, तो उसे विशेष सुविधाएं दे करके नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है। यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं तो उसे नियमित विद्यालय में ही रखते हुए सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए तो अच्छा कर सकता है। तो 8 का सी ही सही हो जाएगा। तो 8 का सी इज राइट आंसर। आइए आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है, यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो प्रतिभावान विद्यार्थी की है, वही हमें बताना है। ए है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। बी है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। सी है वह बहुत ही
तुन का मिजाज का होता है। डी है वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो 9th का बी सही हो जाएगा। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। बिल्कुल, अगर प्रतिभावान बच्चा है तो उसके लिए कार्य भी तेजी से होने चाहिए, नहीं तो वो जो है अगर चुनौतीपूर्ण नहीं है तो उब जाता है, प्रेरित अनुभव नहीं करता है। तो इस प्रकार से 9th का बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ हर एक ग्रुप में शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ए है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बी है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सी है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। डी है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो देखिए, ड्रिल और अभ्यास ये आपके नेगेटिव वर्ड हैं, ये नहीं होगा। छोटी छोटी उपलब्धियों पर अगर आप पुरस्कार देते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बच्चा उसी पर आश्रित हो जाता है। तो 10 का डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चे विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके, यानी उसके जीवन के साथ आप जोड़ रहे हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10 का डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि तभी आप उसको प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकते हैं। 10th का डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन 1 है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। सेकंड है बच्चे समस्या समाधान करता है। और थर्ड है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। फोर्थ है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इसमें एक से अधिक उत्तर सही हैं, उसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप देखिए एक तरफ से देखते हुए चलिए। पहले जो निगेटिव लगे, जो आपको लगे कि नहीं हो सकता है, उसको आप निगलेक्ट करिए, क्योंकि अधिक से अधिक 3 आंसर इसमें सही हैं। होगा तो एक गलत होगा, नहीं तो कोई गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से पहले गलत को पकड़ लीजिए, आराम से इसका आंसर आप निकाल लेंगे। तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे जो है सक्रिय होते हैं। अभी बच्चों के साथ आप 10 मिनट बैठिए, बच्चे हर बातों के लिए पूछते हैं कि ये किस लिए है, क्या है, कैसे है। तो बच्चे हमेशा जो है सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय कभी नहीं होते हैं। इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। जब ये आपका गलत है तो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन नहीं है वही आपका सही हो जाएगा। तो 11 देखिए, 1 ए में भी 1 है, सी में भी है, डी में भी है, बी में 1 नहीं है, इसलिए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। तो 11 का बी इज राइट आंसर, क्योंकि बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। इस प्रकार से 11 का बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ए है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। और बी है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो ये तो होगा नहीं। सी है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ प्रोत्साहित है, तर्क शक्ति है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 12 का सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए जितना भी वीडियो लाना पड़ेगा वीडियो लाया जाएगा और प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका 50% तैयारी हो जाता है। और उसमें भी शिक्षण जो है ये पूरा प्रीवियस ईयर पर ही डिपेंड करता है, इसलिए अच्छे से प्रीवियस ईयर कंप्लीट करिए। कुछ ही दिनों में ये कंप्लीट कराने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो 13 है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है।
बी है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है, तो जहां शिक्षक आदेश दे वो आपका गलत हो जाएगा। जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित हो, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बल देने की बात हो रही है। डी है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। जहां विद्यार्थी ही निष्क्रिय हो जाएंगे वहां शिक्षण सही चल ही नहीं पाएगा, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। तो 13 का ए इज राइट आंसर, क्योंकि इसका ऑप्शन है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो 13 का ए सबसे पॉजिटिव है, इसलिए 13 का ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम भी प्रवेश एकेडमी के नाम से है, उस पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जा करके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आई 14 का है। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचारों के बारे में क्या पता चलता है। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइएगा। तो इसमें जो है बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, गलत बात। और सेकंड है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। थर्ड है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो 14 का आपका डी सही हो जाएगा, केवल बी बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, तो ये आपका सही हो जाएगा। 14 का सेकंड सही है। तो इस प्रकार से सेकंड का जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ये आपका डी में दिया है। तो इस प्रकार देखिए इसमें 1 2 3 दिया है, लेकिन ऑप्शन में ए बी सी करके दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसे भी कई बार पेपर में आ जाते हैं प्रश्न, तो इसका डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो प्रोत्साहित कर सके इसके लिए क्या करना चाहिए। तो 15 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइएगा। चलो इसे करने से पहले समाप्त कर लो तुम करके, इसमें देख लीजिए कौन सही होगा बताइएगा अपने हिसाब से। सी है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। टॉफी से आप कब तक काम कराएंगे। तो भीतरी प्रेरणा क्या हो सकती है। डी है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ये देखिए भीतरी प्रेरणा हुई ना, कोशिश करो, उसको जो है बताइए कि आप कोशिश करो तुम सीख जाओगे, कोशिश करोगे तभी सीखोगे, ये आपकी भीतरी प्रेरणा होगी। इसलिए 15 का डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगी, यानी पढ़ने के लिए आप उसे अंदर से प्रेरित कैसे करेंगे, ये आपको बताना है। तो 16 का ए है उनमें चिंता और डर पैदा करके। बिल्कुल ये कभी नहीं होगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। चिंता नहीं करना, डर नहीं पैदा कराना है। बी है प्रतियोगात्मक परीक्षण से, तो ये भी नहीं होगा। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देना। और डी है साफ दिखाई पढ़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी। अब इनाम देकर के आप उसे लंबे समय तक अंदर से प्रेरित नहीं कर सकते। टॉफी पाया खाया काम खत्म, पढ़ाई नहीं होगा। तो इसलिए 16 का आपका सी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद दे करके। बिल्कुल ये आप उसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करिए और उनमें निपुणता पाने के लिए आप मदद करिए, आप भी सहयोग करिए, तब आपका जो है वो अंदर से भी प्रोत्साहित रहेगा। क्योंकि जब एक अचीवमेंट छोटा लक्ष्य रखिए वो पूरा कर लेगा। जैसे आप दे दिए कि 100 तक गिनती लिखिए, फिर अगर उसको दिक्कत हो रही है तो आप उसमें हेल्प कर दीजिए, तो उसका हो जाएगा। तब आप कहिए कि वाह बेटा आपने लिख लिया, तब उसे लगेगा ना प्रोत्साहन मिल रही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ए है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बी है रटकर याद करने के लिए। बिल्कुल रटकर ये गलत हो जाएगा। सी है दंडात्मक, ये भी गलत हो जाएगा। डी है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे
अंक लाने के लिए दंड देकर रट कर, ये सब आपके नेगेटिव हैं, ये कभी आंसर नहीं होगा। अगर इसमें तभी आंसर होते हैं जब क्वेश्चन में नहीं पूछा रहता है, तब जो है नेगेटिव का भाई नेगेटिव होता है। तो 17 का हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर है। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। तो इस प्रकार से 17 का ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अपने हर ग्रुप में शेयर कर चुके होंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर जल्द ही कंप्लीट होगा और प्रीवियस ईयर को कंप्लीट होते ही आपको नई प्रैक्टिस सेट दी जाएगी जो ऑनलाइन ट्रेंड में चल रहा है। आइए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो ए होगा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, बी है शारीरिक दंड, सी है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, डी है प्रतियोगात्मक कक्षा। तो 18 का सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम इसका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ए है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, बी है भिन्न से एकत्रित कार्यों की ओर, और सी है सिर से पैर की ओर, डी है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो 19 का सी हो जाएगा। सिर पदाभिमुख का मतलब है सिर से पैर की ओर व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से 19 का सी हो जाएगा, सिर से पैर की ओर चलता है। तो आइए 19 का सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो इसका आंसर आप बताइएगा। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म से पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, और डी है प्रारंभिक बचपन का समय। तो 20 का डी से हो जाएगा। प्रारंभिक बचपन का समय है वो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। तो इस प्रकार से 20 का डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, उम्मीद और आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये हर टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रकार से शिक्षण के पूरे 20 प्रश्नों को अच्छे से देखें। हमें उम्मीद और आशा है कि लास्ट तक आप बने रहे होंगे और आपको कुछ न कुछ सीख मिला होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने हर एक ग्रुप में हर दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि यहाँ प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चलाई जा रही है और इसको कंप्लीट करने के बाद जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो रहे हैं वैसे ही उसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।